कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरह से 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है एक घटना और एक लेन देन दोनों। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। आइए इस पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम समझ लें कि घटना और लेन देन में डिफरेंस क्या है। घटना मतलब कुछ भी घटित होना, कोई मूवमेंट होना, कोई एक्टिविटीज होना, वो आपकी घटना होती है। पर उसी मूवमेंट में जब मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व हो जाता है तो वो हमारी क्या हो जाती है, लेन देन हो जाता है। यानी कि लेन देन मतलब कि कुछ लेना और देना, किसके बदले में, पैसे के बदले में, यानी मुद्रा के बदले में कुछ लेना और देना हमारा क्या हो जाता है, लेन देन हो जाता है। तो एक लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम अशोक लिमिटेड कंपनी, वो दूसरी कंपनी के साथ यानी कि मोहन लिमिटेड कंपनी के साथ एक मौद्रिक लेन देन कर रही है। यानी ये घटना भी है और इसके साथ साथ ये लेन देन भी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक घटना और एक लेन देन। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है लुकास पैसियोली, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा कोहलर और चौथा है कार्ल मार्क्स। बहुत ही कम समय में आपको इसका आंसर देना है। दोहरा लेखा प्रणाली, मैं आपके लिए पोल क्रिएट कर दे रही हूँ। आपको 30 सेकेंड में इसका आंसर देना है। मात्र 14 सेकेंड्स बचे हैं आपके पास। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है लुकास पैसियोली। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी वित्तीय लेन देन का या किसी वित्तीय घटना का हम दो लेखा करते हैं, यानी एक ही ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, दोनों मदों को रिकॉर्ड किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा यानी कि दो, ठीक है। ऐसी प्रणाली जिसमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के, उसे क्या कहते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली। वह ट्रांजेक्शन किस में होना चाहिए, मौद्रिक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए आपका। और इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम लुकास पैसियोली ने किया था, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है दोहरा, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली को के प्रतिपादक कौन थे? फोर्थ क्वेश्चन, लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ में शामिल नहीं है। मतलब लेखांकन यानी अकाउंटिंग का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है उसमें क्या शामिल नहीं है, इस पे हमें करेक्ट आंसर लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप जल्दी से बताइए। तीस सेकेंड आपके पास है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है, डायरेक्ट प्रॉफिट जो है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है, यहाँ पे लाभ लिखा है, प्रत्यक्ष लाभ में क्या शामिल नहीं है। तो प्रत्यक्ष लाभ यानी कि लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, डायरेक्टली वो क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है, उसके बारे में। तो चार ऑप्शन दिए, उसमें से एक कोई ऑप्शन है जो गलत है। टाइम आपका खत्म होता है और इसी तरह से इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ यानी कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट। देखिए दोहरा लेखा प्रणाली में हम जो एंट्रियां करते हैं वो डबल एस्पेक्ट से करते हैं। इसी तरह लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है आपका वित्तीय विवरण को तैयार करना, लाभ हानि का पता लगाना और इच्छुक
समूहों को जानकारी प्रदान करना। इसमें किसी भी तरह से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का कोई विवरण नहीं है, मतलब कॉम्पिटेटिव प्रॉफिट के बारे में हम इसमें नहीं सोचते। हमें अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी देनी होती है, उसका लाभ हानि का पता लगाना होता है। जानकारी किसे देंगे? हम इच्छुक जितने भी मतलब कि उसके समूह हैं, जैसे कि आपके यूजर्स होते हैं। अकाउंटिंग के दो प्रकार के यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को हम इच्छुक समूह कहते हैं, जैसे कि ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गई, ये सब हमारे इच्छुक क्या है, समूह के अंदर आते हैं। तो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को हम क्या करते हैं, इसमें से एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ में शामिल नहीं है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 6 क्वेश्चन देखिए, प्रबंधकीय लेखांकन है एक लिपिकीय कार्य यानी कि क्लर्किकल वर्क, भविष्य के लिए लेखांकन, फ्यूचर के लिए ऑडिटिंग अकाउंटिंग करना, लेन देन से संबंधित प्रविष्टि की एक विधि, या पिछली व्यावसायिक गतिविधियों का विश्लेषण करना। तो मैनेजरियल अकाउंटेंसी, प्रबंधकीय लेखांकन जो होता है, प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत हम पिछली व्यावसायिक गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं, प्रबंधकीय काम करते हैं, यानी मैनेजरियल एक्टिविटीज करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पिछली व्यावसायिक गतिविधियों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वित्तीय विवरण किसका भाग होता है? एक वित्तीय विवरण किसका भाग होता है? इस पे आपको करेक्ट आंसर देना है। जल्दी से इस पे सही आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका लेखांकन का, दूसरा है पुस्तपालन का, तीसरा है दोनों का, और चौथा है दोनों का नहीं। वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, बोथ एंड बोथ और नॉट। इसका करेक्ट आंसर है आपका लेखांकन का। अकाउंटेंसी का पार्ट होता है वित्तीय विवरण, क्योंकि पुस्तपालन में हम केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। व्यवसाय से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं, व्यवसायिक लेन देनों को हम उचित पुस्तकों में रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं पुस्तपालन। तो लेखांकन इसका क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के अंत में बिक्री 2 लाख रुपए की तथा अंतिम रहतिया 10,000 रुपए का था, इसे हम क्या कहेंगे? एक घटना, एक लेन देन, घटना तथा लेन देन दोनों, और कोई नहीं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अभी, जिसमें मैंने आपको घटना और लेन देन में डिफरेंस बताया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ बिक्री बता रहा है, यानी कि सेल बता रहा है आपको, और अंतिम रहतिया यानी कि क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर यानी साल के अंत में आपको सेल बता रहा है और क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है। किसी भी प्रकार के लेन देन का, कुछ लेने देने के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये एक घटना है। ये क्या है? फाइनेंशियल तो है, लेकिन ये क्या है? घटना है। मौद्रिक इसमें है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? एक घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है। पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का उद्देश्य पूछ रहा है। बुक कीपिंग का आपसे उद्देश्य पूछ रहा है। पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, लेन देन की प्रविष्टि करना, यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। दूसरा है व्यवसाय पर होने वाले आर्थिक लाभ को ज्ञात करना। व्यवसाय पर व्यापार पर होने वाले आर्थिक लाभ को ज्ञात करना, यानी कि फाइनेंशियल इफेक्ट को असरटेन करना। निर्णय लेना, एनालिसिस करना, या विकल्प ए एवं बी दोनों। देखिए, पुस्तपालन का यानी कि बुक्स को, पुस्तपालन होता है क्या? बेसिकली बुक कीपिंग क्या होती है? व्यवसायिक लेन देन को व्यवसायिक पुस्तकों में उचित क्रम में लिखना, इसे क्या कहते हैं? पुस्तपालन। तो इसकी वजह से पहला ऑप्शन तो आपका सही हो गया कि लेन देन की प्रविष्टि करना। तो हम पुस्तपालन में लेन देन की प्रविष्टि भी करते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से व्यवसाय में होने वाले आर्थिक प्रभाव की जानकारी होती है। इसलिए विकल्प ए और बी दोनों सही है, जो कि आपके विकल्प नंबर डी में दिया है, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या कह रहा है?
विकल्प नंबर डी आपका कह रहा है पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेन देनों की व्यवस्था करना और व्यापार पर होने वाली आर्थिक प्रभाव को ज्ञात करना। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना कब हुई थी? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार का स्वामी जो धनराशि लगाता है उसे क्या कहते हैं? संपत्ति, पूंजी, आहरण या दायित्व? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है इस चैप्टर का, आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। और जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बहुत कभी कभी होता है क्या है कि हमें क्वेश्चंस आते हैं, हमें किसी चीज़ के बारे में पता होता है, लेकिन ऑप्शन देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही ऑप्शन आखिर होगा क्या, सही ऑप्शन लगाना क्या है। तो इसकी वजह से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्यवसाय प्रारंभ करते समय व्यवसाय का स्वामी यानी कि ओनर ऑफ द बिजनेस जो धनराशि लगाता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पूंजी, उसे कहते हैं कैपिटल। ठीक है, किसी भी धनराशि के द्वारा अगर व्यवसाय शुरू किया जा रहा है तो उस अमाउंट को हिंदी में व्यवसाय में हम पूंजी के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी लेखा विधि पर आधारित है। महाजनी लेखा जो है, महाजनी लेखा विधि किस पर आधारित है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन है क्रय लेखा विधि, रोकड़ प्रणाली दूसरा, तीसरा दोहरा लेखा विधि और तीसरा है उपयुक्त किसी पर नहीं। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता रही हूँ, उपयुक्त किसी पर नहीं। ठीक है, महाजनी लेखा विधि मैं आपको बता दूं दोहरा लेखा प्रणाली पर डिपेंड होती है, यानी दोहरा लेखा प्रणाली द्वारा हम महाजनी लेखा विधि करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यवसाय की चालू संपत्ति क्या है? पहले हमें पता होना चाहिए कि चालू संपत्ति होती क्या है ना, राइट? जब हमें पता होगा चालू संपत्ति क्या होती है तभी हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। ऑप्शन देख लीजिए, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक और ख्याति। तो आइए मैं आपको ये बता दूं पहले कि चालू संपत्ति क्या होती है। चालू संपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं करेंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है? हमारी ऐसी एसेट्स जो जिसे हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लें, उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स यानी कि चालू संपत्ति। ऐसी संपत्तियां जिसे हम एक साल में कैश में यानी कि रोकड़ में परिवर्तित कर लें उसे कहते हैं चालू संपत्तियां। तो इसमें से आपको देखना है कि इसमें से चालू संपत्ति है, चालू संपत्ति आपकी क्या है वो आपको देखना है। तो देखिए, फर्नीचर, बिजनेस में अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, हम टाइम टू टाइम यूज करते हैं, मतलब कि काफी टाइम तक हम उसे यूज करते हैं। मशीनरी भी हम काफी टाइम तक यूज करते हैं। फर्नीचर और मशीनरी तो आपकी फिक्स एसेट्स हो गई, फर्नीचर मशीनरी आपकी फिक्स एसेट्स हो गई, इस पे डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है। ख्याति आपकी गुडविल, गुडविल जो है ये आपकी किस में आएगी, ये फिक्टिटियस एसेट्स में आपकी आ गई है ना, इनटैंजिबल एसेट्स है आपकी। और थर्ड ऑप्शन है आपका स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? बिजनेस में जो माल बिकने से बच जाता है उसे साल के अंत में हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल नेक्स्ट ईयर हमारा ओपनिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो बचा हुआ माल जो बिकने से बच गया है उसे हम स्टॉक कहते हैं, रहतिया कहते हैं हिंदी में। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टॉक, हिंदी में इसे रहतिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है इसे हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक साल के अंदर आराम से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, इसलिए जो ये स्टॉक है ये हमारा क्या कहलाएगा, चालू संपत्ति। तो करेंट आंसर क्या है, स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पुस्तक पालन एवं लेखाक्रम के सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि क्या है? पुस्तक पालन और लेखाक्रम की सबसे अधिक
वैज्ञानिक विधि के बारे में पूछ रहा है, यानी कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। देखिए, जैसे साइंस में प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसी तरह अकाउंटेंसी में भी प्रिंसिपल और सिद्धांत होते हैं। और ये प्रिंसिपल और सिद्धांत किसमें बताए गए हैं? दोहरा लेखा प्रणाली में, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में। प्रिंसिपल यानी डबल एंट्री सिस्टम जो होता है सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, रूल्स रेगुलेशन इसमें बताए गए हैं। इसीलिए पुस्त पालन एवं लेखाक्रम की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि किसे कही गई है? दोहरा लेखा प्रणाली को, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम को। और लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, पुस्त पालन का अर्थ क्या है? इंग्लिश में अगर हम बोले तो पुस्त पालन का अर्थ यानी कि बुक कीपिंग की मीनिंग आपसे पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। पहला ऑप्शन है पुस्तकों को रखना, दूसरा है पुस्तकों को कार्यालय में रखना, तीसरा है व्यावसायिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही ऑप्शन है वो टिक करना है। देखिए, पुस्तकों को रखना, किताबों को रखना क्या बुक कीपिंग है? नहीं। बुक कीपिंग क्या होती है? व्यावसायिक लेन देनों को उचित पुस्तकों में रिकॉर्ड करना, यानी कि लिखना, इसे हम कहते हैं बुक कीपिंग, यानी कि पुस्तक पालन। पुस्तकों को रखना, हम तो पुस्तक कहीं भी रख सकते हैं, मेज पे, आपके टेबल या मेज पे आप रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, कहीं भी पुस्तकों को रख दिया तो उससे उसका मतलब बुक कीपिंग नहीं हुआ। कार्यालय में रखना, अगर हम ऑफिस में बुक्स रख दिए तो क्या वो पुस्तक पालन कहलाएगा? नहीं। पुस्तकों को रखना पुस्तक पालन शब्द का अर्थ नहीं है। पुस्तक पालन शब्द का अर्थ हमारे अकाउंटेंसी में है कि व्यवसाय के जो लेन देन है उनको उचित पुस्तकों में लिखना, यानी कि रिकॉर्ड करना, हिसाब करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? व्यावसायिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, छोटी सी आपके लिए कोशिश है और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब कि जितने भी ऑप्शंस है वो ऑप्शन क्वेश्चन है वो आपको अच्छे मिलेंगे। और क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन सीरीज बना रही हूँ ये इंग्लिश हिंदी दोनों के कॉम्बिनेशन का बना रही हूँ, मतलब कि मार्केट में जो हिंदी की बुक्स हैं और जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बना रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश की बुक्स तो बहुत मिल जाती है लेकिन हिंदी के जो MCQ क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत दिक्कत होती है ना। तो मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं, तो जब मर्जन करके मैं बनाऊंगी उसकी वजह से आप हिंदी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस सीरीज को मैंने हिंदी में इसलिए निकाला है क्योंकि इंग्लिश में तो तमाम वीडियो है यूट्यूब पे जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हिंदी के क्लासेस के लिए बहुत कम क्लासेस रहती हैं, या फिर वो प्रैक्टिस करा देते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की। बाकी अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी है तो प्लीज़ थंब कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आगे की क्लासेस आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। थैंक यू।